माया की दो बेटियां थी, स्वाति और प्रिया। स्वाति का रंग काला था पर वो दिल की बहुत साफ थी और पूरा घर भी संभालती थी। स्वाति की छोटी बहन प्रिया गोरे होने का घमंड करती थी। प्रिया घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा दिन फैशन करने में लगी ही रहती थी। माया बहन, मैं तेरी बड़ी बेटी स्वाति के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ और लड़का अच्छे घर से है। उनको बस घर संभालने वाली चाहिए। बाकी मैं लड़के वालों की गारंटी लेती हूँ, स्वाति खुश रहेगी। और वैसे भी स्वाति बेटी समझदार है और मुझे पता है वो अच्छे से संभाल लेगी। सावित्री बहन, वो सब तो ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ मेरी दोनों बेटी की शादी एक ही घर में हो जाए और वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ एकदम खुश रहें। वैसे भी प्रिया को तो बस अपने फैशन से फुर्सत ही नहीं मिलती। कम से कम दोनों बहनें ससुराल में रहेंगी तो स्वाति इसको अच्छा खाना बनाना सिखा ही देगी। ओ माँ प्लीज, मुझे नहीं करनी इसके साथ एक ही ससुराल में शादी। और वैसे भी इस काली के साथ एक ही ससुराल में हो गई तो मेरी बेइज्जती होगी, जो मुझे नहीं करवानी। और वैसे भी मैं हूँ ही इतनी सुंदर, कोई भी मुझे पसंद करके शादी कर लेगा। अरे मुझे तो पता ही था, तेरी छोटी बेटी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक खाना बनाना तक नहीं आता उसे। और आजकल तो लड़की का फैशन नहीं देखते, सबको घर संभालने वाली चाहिए होती है, जैसे तेरी बड़ी बेटी स्वाति। बहुत समझदार है तेरी बेटी। कुछ दिनों बाद स्वाति की शादी आलोक नाम के लड़के से हो जाती है। आलोक अपनी माँ के कहने पर एक काली लड़की से शादी कर लेता है, पर आलोक स्वाति से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, न ही कभी शादी के बाद स्वाति को घुमाने ले जाता है। स्वाति बहुत भोले स्वभाव की थी, अपनी सास और घर को अच्छे से संभालती थी। फिर एक दिन आलोक स्वाति को उसकी माँ से मिलाने के लिए लेकर जाता है। शादी के कितने दिनों बाद देखा है मैंने अपनी बेटी को। जब से मेरी बेटी अपने ससुराल गई है मेरा घर तो सूना ही पड़ गया। एक यही थी जो मेरे घर को अच्छे से संभालती थी, दूसरा मेरी वो कामचोर बेटी जिसका तो कोई सुख ही नहीं है मुझे। माँ अभी वो छोटी है, जब उसकी शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियाँ आएंगी तो खुद समझ जाएगी। हाय जीजू, कैसे हैं आप? देखो, आपकी साली आपके लिए चाय बनाकर लाई है अपने हाथों से। हमारी साली जी ने हमारे लिए चाय बनाई है, हम तो जरूर पियेंगे। और वैसे साली जी, आप इतनी गोरी हो, सुंदर हो, आपके हाथ कितने गोरे हैं, आपके हाथ की चाय पीनी तो बनती है। ओ जीजू, वो तो मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, मेरी बहन की तरह मैं काली नहीं हूँ। मेरी काली बहन को पता नहीं इतना सुंदर पति कैसे मिल गया, अब मैं इसे तो अपना पति बनाकर ही रहूंगी। स्वाति को अच्छा पति मिलने की वजह से प्रिया चिढ़ की वजह से अपनी बहन स्वाति का घर बिगाड़ना चाहती थी। आलोक का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी बहन के ससुराल मेकअप करके और छोटे कपड़े लेकर स्वाति के घर रहने के लिए जाती है। हाय स्वाति बहन, कैसी है? आज तेरी याद आ रही थी मुझे, तो सोचा तुझसे मिलने आऊं। ये आज प्रिया को क्या हो गया जो आज इसको मेरी याद आ गई, जो इतनी सुबह सुबह आना हुआ। घर पर तो कभी देखना पसंद नहीं करती थी ये मुझे। स्वाति बहन, क्या सोच में पड़ गई? अब मुझे अंदर भी बुलाएगी या यहीं दरवाजे पर खड़ा रखेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और तू यहाँ कैसे? और ये बैग में क्या है? वो क्या है ना, माँ अपनी तीर्थ यात्रा पर गई है, तो मैं घर पर रहकर अकेली क्या करूँगी भला? जब मेरी प्यारी बड़ी बहन का ससुराल है तो सोचा तेरे पास रहने आ जाऊँ। क्या मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए भी नहीं आ सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिया, आ सकती हो, रह सकती हो, तुम्हारी बहन का ही तो घर है। हाँ, मुझे अपनी बहन स्वाति के बिना सूना और अकेलापन भी लगा, इसीलिए आ गई अपनी बहन के पास रहने। अरे साली जी, आप कैसे आना हुआ आपका, वो भी सुबह सुबह? हाय जीजू, मुझे आपकी याद आ रही थी, तो सोचा अपनी प्यारी बहन और हैंडसम जीजू की जब याद आ ही रही है तो कुछ दिन उनके घर रहने आ जाऊं। अरे स्वाति, मेरी साली जी आई है, नाश्ता वास्ता बना के लाओ इनके लिए। स्वाति सभी के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। प्रिया कभी स्वाति से ठीक से बात नहीं करती थी और अब इतना प्यार से बात करने से स्वाति रसोई में खड़ी खड़ी सोच में पड़ जाती है। स्वाति जब सबके लिए चाय बनाकर लाती है, प्रिया की तरफ देखती है तो प्रिया की नजर आलोक पर होती है। स्वाति को जिस बात का डर था, प्रिया वही हरकत करती है। जीजा जी, मैं इतनी खूबसूरत और गोरी हूँ, तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? और मेरी काली बहन में आपको क्या दिखा जो आपने उससे शादी की? पर मैंने तो तुम्हारी बहन से शादी की है, वो भी माँ के कहने पर। अब मेरी और स्वाति की शादी हो चुकी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और माँ और स्वाति को पता चल गया तो?
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। वैसे भी तुम अपनी बहन से ज्यादा सुंदर हो। प्रिया अपनी चिकनी बातों में फंसा लेती है। स्वाति प्रिया और आलोक की बात सुनकर अपने कमरे में जाती है और प्रिया को आलोक की गले लगते देखकर गुस्से में प्रिया के पास जाती है। आलोक से दूर करके एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है, मुझे तुझ पर पहले ही शक था और तूने वही सब किया जिसका मुझे डर था। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी बड़ी बहन का घर खराब करने में लगी पड़ी है। स्वाति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया पे हाथ उठाने की? मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। हम दोनों कल ही शादी करेंगे, समझी तुम? आलोक जी, आपकी शादी मुझसे हो गई है और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आप कैसे प्रिया से शादी कर सकते हो? स्वाति, तुमसे प्यार मैं नहीं करता। मैंने बस माँ के कहने पे तुमसे शादी की है ताकि तुम इस घर का और मेरी माँ का ध्यान रख सको। अगले दिन सुबह आलोक और प्रिया मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके जब दोनों घर आते हैं, आलोक की माँ आलोक को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, आलोक, तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? ये तू क्या करके आया है? और तेरी शादी स्वाति से हुई है, फिर भी बहू तू क्यों रो रही है? कुछ क्यों नहीं बोल रही? अपनी बहन को और आलोक को खड़े खड़े बस रोई जा रही है। माँ जी, जब मेरा ही सिक्का खोटा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मेरी बहन ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या बोलूँ? स्वाति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और आलोक प्रिया के साथ उसके कमरे में रहने लग जाता है। प्रिया और आलोक की शादी के बाद आलोक कभी स्वाति से बात ही नहीं करता था। स्वाति फिर भी अपने ससुराल को छोड़कर घर नहीं जाती है और अपना ससुराल पहले की तरह संभालती है। ऐसे ही दिन बीत गए थे। एक दिन आलोक ऑफिस जा रहा था, तभी उसका रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आलोक हॉस्पिटल में जाता है। आलोक जी, ये क्या हो गया आपको? आपका ध्यान कहाँ था जाते समय जो आज ये हालत हो गई आपकी? स्वाति, तुम्हें मेरी खबर पता चली तो तुम मुझसे मिलने आ गई, और दूसरी तरफ प्रिया है जो मुझसे मिलने तक नहीं आई। उसको मुझसे ज्यादा फिक्र अपनी खूबसूरती की है। कुछ दिन बाद आलोक ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ जाता है। स्वाति आलोक की सारी देखरेख करती है और घर का सारा काम करती थी। कुछ देर बाद जब आलोक को भूख लगती है तो आलोक प्रिया से बोलता है, प्रिया, मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बना कर लाऊं। मैंने तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं मैं नौकरानी बन जाऊँ तुम सबकी। क्या हुआ आलोक जी, सब ठीक तो है? प्रिया क्यों इतना चिल्ला रही है? स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैंने प्रिया के बहकावे में आकर उसे शादी कर ली। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलोक स्वाति के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाता है और स्वाति आलोक का तब तक ध्यान रखती है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। कुछ दिन बाद आलोक ठीक होने के बाद खुद प्रिया को घर से निकाल देता है और आलोक अपनी पत्नी स्वाति और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मीरा सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके किचन में खाना बना रही थी। तभी मीरा की सास उमा मीरा के पास आती है और मीरा से कहती है, खाना पीना अब तक बना नहीं? वैसे तो तू सुबह के 5 बजे ही उठी हुई है। माँ जी, लल्ला सुबह सुबह नहाए बिना रहता नहीं है तो उसे ही नहला कर आई हूँ। तेरा लल्ला? माँ तो बन नहीं सकती, बेजुबान मूर्ति को लल्ला कहती है। माँ जी, अब चाहे मुझे जितना मन हो उतना सुना लीजिए, मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे लल्ला के बारे में आप कुछ मत कहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बांझ कहीं की। तेरे बच्चे होते आज तो कितने बड़े होते। उमा मीरा को उसके बांझ होने का ताना हर बात पर दिया करती। ऐसे में उमा के जाने के बाद मीरा रोते हुए खाना बनाने लगती है। तभी वो देखती है कि अब उसके लल्ला के खाने का समय हो गया है और वो आधी रोटी बनी छोड़कर कान्हा जी की मूर्ति, जिसे मीरा खाना खिलाया करती थी, नहलाया करती थी, उससे बातें किया करती थी, उसे खाना खिलाने जाती है और कान्हा जी की मूर्ति को खाना खिलाते हुए कान्हा जी से कहती है, खा ले लल्ला, जिद नहीं करते। नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी लल्ला। ये देखकर उमा अपनी बहू मीरा से कहती है, खुद के बच्चे तो हुए नहीं, लेकिन इस बेजुबान मूर्ति पर तो ऐसे प्यार लुटाती है तू जैसे कोई बच्चा हो। लल्ला, दादी भी गुस्सा कर रही है, जल्दी से खा लो, मैं काम करने जाऊंगी। भगवान बचाए इस बांझ औरत से। मीरा बच्चों की तरह अपने कान्हा जी यानी कि लल्ला को प्यार करती, क्योंकि मीरा की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई थी। जिसके बाद वो कान्हा जी की मूर्ति को घर लाती है और उन्हें ही अपना लल्ला मान लेती है, जिससे मीरा को उसकी सास उमा और पति राहुल भी पागल मानने लगे थे।
क्योंकि वो अपने लल्ला से बातें किया करती। एक रोज मीरा हॉल में बैठी अपने लल्ला को टीवी पर कार्टून दिखा रही थी। तभी उमा की पड़ोसन कांता उमा के घर आती है और वो देखती है कि मीरा कान्हा जी की मूर्ति से बोल रही है। लल्ला, आजकल तू बदमाश हो गया है। समय पर नहाता नहीं, समय पर खाता नहीं, बस मस्ती करता रहता है। अरे मीरा बहू, ये क्या कर रही है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, तू किससे बात कर रही है? देख लल्ला, कौन आया है? कांता आंटी आई है तुझसे मिलने। तू कान्हा जी की मूर्ति से बातें क्यों कर रही है बहू? हाँ कांता चाची, और किससे बात करूंगी इस घर में? मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। मैं तो उमा को ढूंढने आई थी। चल मैं चलती हूँ, तू बात कर अपने लल्ला से। ये बोलकर जाते हुए कांता अपने मन में सोचती है, भगवान जाने उमा की बहू को क्या हुआ है, कान्हा जी की मूर्ति से बात कर रही है। हो सकता है बच्चा नहीं है तो उसका सदमा लग गया हो बेचारी को। ये बोलते हुए जैसे ही कांता बाहर निकलती है, वैसे ही उसे जितनी औरतें मिलती हैं, सबसे कांता कहती है, उमा की बहू पागल हो गई है। कान्हा जी की मूर्ति को लल्ला कह रही है, उसे खाना खिला रही थी। अब हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि मीरा के बच्चे ना होने के गम में वो पागल हो गई है, और हर कोई उमा को भी कहता था कि क्या उसकी बहू पागल हो गई है। एक रोज देर शाम उमा बाहर से आती है और आते ही मीरा को कहती है, तेरी वजह से मेरा बेटा बाप नहीं बन सकता। तू बांझ है, ये तो सब जानते ही थे, लेकिन तेरे इस लल्ला की वजह से मुझे अब लोग पागल की सास कह रहे हैं। लल्ला सो जाओ, दादी गुस्सा हो रही है, तुम बीच में कुछ नहीं कहना। ओ लल्ला की दीवानी, तेरे कान्हा जी भी तेरी गोद भर देते तो समझती कि तू भक्ति करती है कान्हा जी की, लेकिन ये भक्ति भी झूठी है। माँ जी, आपको मुझे जो कहना है कहिए, मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे लल्ला और मेरे कान्हा जी को कुछ भी ना कहना। क्यों ना कहूँ, बांझ औरत। ये सुनकर मीरा अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोती है। देर रात जब मीरा सोने जाती है तो उससे पहले मीरा अपने लल्ला को लोरी सुनाती है। करीब रात के 2 बजे हॉल में बैठी मीरा गाना गा रही थी, जिसे सुनकर मीरा का पति राहुल अपने कमरे से उठकर आता है और अपनी पत्नी मीरा से कहता है, क्या कर रही हो इतनी रात गए? तुम्हें नींद नहीं आती जो शोर कर रही हो अपने इस खिलौने के साथ? धीरे धीरे, लल्ला को अभी नींद आई है, सोने दो उसे, आप जाओ यहाँ से। तुम और तुम्हारा ये नाटक, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। कहा ना धीरे बोलो। ये कहकर मीरा कान्हा जी की मूर्ति को पालने में रखते हुए अपने पति से कहती है, मैंने कहा था कि लल्ला उठ जाएगा, तो आप चुप क्यों नहीं होते? बड़ी मुश्किल से तो सोया है। मीरा, क्या बोल रही हो तुम? उस बेजबान मूर्ति में जान भी है, ये बताओ तुम पहले मुझे। वो बेजान सी कोई मूर्ति नहीं है, वो मेरा लल्ला है। अगले दिन मीरा मार्केट के लिए अपने लल्ला को लेकर निकलती है और कान्हा जी की मूर्ति के साथ मीरा को देखकर 2 औरतें बातें करते हुए कहती है, देख देख कौन जा रहा है, उमा की पागल बहू, और उसके हाथ में देख, यही है वो मूर्ति जिसे ये अपना बेटा मानती है। हाँ हाँ, पागल तो सच में लग रही है। ये बता, भला कोई मूर्ति को साथ घुमाने निकलता है? ये सुनकर मीरा अपने लल्ला से कहती है, लल्ला, पागल तो ये लोग हैं जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे। छोड़ो, इनकी बातों से नाराज ना होना। आज मैं आपको कपड़े दिलाने वाली हूँ। सही में ये पागल है, मैंने तो ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। अब तो हर कोई मीरा को पागल कहने लगा था और उमा को कांता देर शाम उसके घर आकर कहती है, उमा, कहाँ रहती है तू आजकल? अपनी बहू पर ध्यान क्यों नहीं देती तू? अब क्या किया उसने? वो कहीं आते जाते भी नहीं है अब तो, ना ही किसी से बात करती है अपने लल्ला के सिवा। कल तेरी बहू मार्केट जा रही थी उस कान्हा जी की मूर्ति को लेकर और उनसे बातें भी कर रही थी, और कल ही मोहल्ले की 2-3 औरतों ने देखा और मुझे बताया भी है। क्या कह रही है ये तू? कल मीरा घर से बाहर गई थी, वो भी उस मूर्ति को लेकर। इस बांझ औरत ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना सुनते ही उमा मीरा को आवाज लगाती है और मीरा भी अपने लल्ला के साथ हॉल में आती है। जैसे ही मीरा हॉल में आती है, उमा मीरा के हाथ से लल्ला को छीनकर फेंक देती है, और ऐसा होते देखकर मीरा अपनी सास को धक्का देते हुए लल्ला को उठाती है और लल्ला से कहती है, लल्ला, लल्ला कुछ तो बोल। लल्ला, तू ठीक है ना? चोट तो नहीं आई मेरे लल्ला को? हम इस घर से चले जाएंगे लल्ला, रो मत। हाय दैया, ये पागल हो गई है सच में। उमा, मैं अपने मोहल्ले में किसी पागल के साथ नहीं रह सकती। लल्ला के गिर जाने के बाद मीरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही रोज मॉर्निंग में उमा के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जो पागल खाने से आई थी, जो मीरा को उसके लल्ला से अलग करके ले जा रही थी। लेकिन मीरा अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मुझे नहीं जाना कहीं,
मैं पागल नहीं हूँ माँ जी, मुझे रोक लो। मेरा लल्ला मेरे बिना नहीं रह पाएगा। कान्हा जी मेरी मदद करो। ले जाओ इस बांध से, मुझे छुटकारा तो मिलेगा और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी भी करवा पाऊंगी। ऐसा होते देखकर शायद कान्हा जी को मीरा जी पर प्यार आ जाता है और तभी मीरा बेहोश हो जाती है। और ऐसा देखकर जल्दी से मीरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि मीरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उमा भी हैरान रह जाती है। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है, लेकिन जो सच था वो सबके सामने था। देर शाम मीरा को घर लाया जाता है और उमा अपनी बहू मीरा से कहती है, बहू, मैंने तुझे ना जाने कितना कुछ बोला, क्या क्या बोला। मैं तुझे पागल खाने भेज रही थी पर तू बांझ नहीं है। ये चमत्कार है बहू, कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है तेरे ऊपर। सच में बहू, कान्हा जी की भक्ति की शक्ति मैंने आज देख ही ली। माँ जी, आप ऐसे ना बोले, सब विधि का विधान है। जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। ये रहा तेरा लल्ला, मैंने राहुल को कह दिया था, उसने इन्हें नहला दिया था। और हे कान्हा जी, मुझे माफ कर दो। बहू, मैंने तेरे साथ जो भी गलत किया और तुझे जो भी सुनाया हो, उसके लिए मैं तुझसे और कान्हा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इस तरह हर कोई हैरान था कि कान्हा जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि 2 साल से माँ नहीं बन पा रही मीरा अब माँ बनने वाली है, जिसे लोग लल्ला के प्यार में पागल कहा करते थे। माला और अभय के माता पिता दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय करवा चुके थे और ये बात हर कोई जानता भी था। अब जब बचपन से माला और अभय साथ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच प्यार भी होगा। एक रोज अभय की माँ सरला अपने बेटे अभय को कहती है, तेरा बाप मरने को मर गया, लेकिन ना जाने किससे तेरा रिश्ता करवा गया। पड़ोस की लड़की को मुझे बहू बनाना पड़ेगा, जबकि उसके हर कांड की खबर है मुझे। माँ, आप माला को हर वक्त ताने क्यों देती रहती हो? ये तो पापा की आखिरी इच्छा है। हाँ, तभी तो तेरी शादी उससे करवा रही हूँ, वरना तो तेरे लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। अब ऐसे में सरला अपने बेटे और माला की शादी के लिए पंडित जी से कुंडली दिखवाने जाती है, जहाँ पंडित जी भी कुंडली मिलाते हुए सरला की ओर देखकर कहते हैं, राम 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 राम। घोर अनर्थ। ये लड़की जिससे आपके बेटे की शादी होने वाली है, ये तो अखंड मांगलिक है। अगर इससे आपके बेटे की शादी हुई तो वो सिर्फ 4 घंटों का मेहमान रह जाएगा। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो उपाय बताओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कुंडली का मिलाप कह रहा है कि आपकी बहू अखंडित मांगलिक है और इसके लिए पहले तो आपको अपनी बहू की शादी आपके बेटे से करनी होगी, उसके बाद विधियां शुरू होंगी। मरने को मर गया मेरा खसम, लेकिन उस मांगलिक लड़की को मेरे बेटे के गले में बांध गया। मैं क्या करूं? शांत रहिए आप। मैंने कहा ना, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी बहू के मांगलिक दोष को हटाने के लिए आपको पूजा करवानी होगी। अब ऐसे में पंडित जी सरला को अपने बेटे की शादी के लिए कई उपाय बताते हैं, जिसमें से पहला होता है चांदी के नाग से शादी करवाने का। और सरला घर आते ही अपनी बहू की एक चांदी के नाग से विधि विधान से शादी करवा देती है। लेकिन अभी तो मांगलिक बहू की शादी का लफड़ा शुरू ही हुआ था और अब सरला अपनी होने वाली बहू माला को कहती है, माला, मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरा बेटा बदनाम हो, इसलिए आज ही रात मैंने मंदिर में शादी है तेरी रखी, समय पर अभय के साथ मंदिर पहुंच जाइयो। अपनी होने वाली सास की बात सुनकर माला अपने मन में सोचती है, माना कि मैं मांगलिक हूँ, लेकिन अब जब माँ अभय के साथ मेरी शादी करवा रही है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने बेटे की बदनामी नहीं चाहती। अब देर रात अभय माला को लेकर मंदिर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही माला के घर वाले सरला, पंडित जी सब मौजूद होते हैं। लेकिन एक कोने में एक काला कुत्ता भी नजर आता है, जिसे देखकर अभय अपने मन में सोचता है, हो ना हो, ये कुत्ता यहीं रहता होगा, लेकिन इसे इतना सजाया क्यों गया है और ये लोग इसे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? तभी पंडित जी कहते हैं, वर वधू को बुलाया जाए। तभी माला तो आगे बढ़ती है, लेकिन अभय भी आगे बढ़ता है और ये देखकर कुत्ते को माला के साइड में बैठाते हुए सरला अपने बेटे से कहती है, कमीने, दिख नहीं रहा? तेरी शादी नहीं है, इस कुत्ते की शादी करवा रही हूँ माला के साथ। माँ, पर कुत्ते से क्यों? मैं कौन सा मर गया हूँ? अभय मरा तो नहीं है, लेकिन इससे शादी करने पर मर जरूर जाएगा। जो कर रही हूँ मुंह बंद करके देख ले। मेरी माँ ही मेरी दुश्मन बनी हुई है, मैं जमाने को क्या ही ताने दूं। अब माला की कुत्ते से शादी हो जाती है और पंडित जी
सरला से कहते हैं। अब आपकी इस बहू का मांगलिक दोष का दूसरा विध पूरा हुआ। ये सुनकर अभय अपनी माँ से कहता है। माँ, ये भी मांगलिक दोष को दूर करने वाले पूजा का हिस्सा था क्या? हाँ, तो तुझे क्या लगा कि मैंने इसकी शादी सच में कुत्ते से करवा दी? और करवा भी दी होती तो भी अच्छा ही था, जान तो छूटती। अब अगले दिन ही माला की एक केले के पेड़ से शादी करवाती है और उसके अगले दिन वो पेड़ गिर जाता है। तभी सरला विमला के घर जाती है और विमला से कहती है। तूने देखा है क्या, जो काले रंग का कुत्ता यहाँ बैठता था वो नजर नहीं आ रहा कई दिनों से। सरला, कैसी बातें कर रही है तू? ये किसी से कह मत दियो कि वो काला कुत्ता कहाँ है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे, कल ही वो कुत्ता चौराहे पर मरा हुआ मिला था। सबने कहा किसी ने जादू टोना करवा दिया है। इतना सुनते ही सरला वहाँ से अपने घर जाने लगती है और सोचती है, कल मैंने केले के पेड़ से माला की शादी करवाई, आज वो भी गिर गया। कुत्ते से शादी करवाई, वो भी मर गया। अब तो सच ही है कि इस पर बड़े वाला मांगलिक दोष है। अब सरला अपनी होने वाली बहू माला को एक मंदिर ले जाती है और भरी दोपहरी में वो माला को अपने सर पर 2 मटका रखवा कर कहती है, बहू, तुझे 108 सीढ़ियाँ चढ़कर उतरना है। माँ, ये जरूरी है क्या? उससे नहीं होगा ये सब। बिना चप्पलों के मंदिर पर चढ़ती है और माला के पैरों में छाले भी हो जाते हैं, लेकिन सरला माला पर रहम नहीं करती। ऐसे में अभय उस पंडित के पास जाता है जिसने सरला को माला के मांगलिक होने के बारे में बताया था। अब अभय वहाँ जाकर पंडित से कहता है, अब तेरा बहुत हो गया। तूने जो कहा माला ने वो सब कुछ किया। अब कुंडली देखकर तू मुझे ये बता कि उसका दोष अब हटा या नहीं। देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। जितना कहा है ना उतना कर, मुझे मतलब नहीं है। हार कर पंडित माला की कुंडली अभय के साथ फिर से मैच करवाता है और वो देखता है कि माला पर तो कोई मांगलिक दोष ही नहीं था। ऐसे में पंडित अभय से कहता है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने गलत कुंडली को देखकर आपकी होने वाली धर्म पत्नी को मांगलिक बता दिया। और तेरे इस गलत फैसले के कारण किसी के कुत्ते से शादी हो जाए, कोई अपनी जान भी दे दे, तुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे माफ करें, मैं इस गलती के लिए सरला जी से भी माफी मांगूंगा। अब अभय जल्दी से मंदिर जाता है और माला के सर से मटका गिराते हुए माला को गले लगाकर कहता है, तुम मांगलिक नहीं हो माला, अब हम शादी कर सकते हैं। कमीने कुत्ते, तुझे बोला था ना जा यहाँ से, और तू यहाँ आकर ये ड्रामे कर रहा है। माँ, मैं अभी उस पंडित से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि उसने गलत कुंडली देखकर माला को मांगलिक कह दिया था। जब सबको पता ही चल जाता है तो उसी वक्त अभय और माला की शादी रखवाई जाती है और शादी भी उसी मंदिर में करवा दी जाती। लेकिन जब माला और अभय घर आते हैं तो सरला अपनी बहू माला से कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अगर तू मांगलिक नहीं है तो वो कुत्ता कैसे मरा, और वो कुत्ता छोड़ बहू, वो केले का पेड़ भी तेरी शादी के अगले ही दिन गिर गया। माँ, जब पंडित जी ने कह दिया कि माला की कुंडली चेंज हो गई थी तो अब आप मान क्यों नहीं लेती हो? अब तो शादी के भी कई घंटे बीत चुके हैं। ये बातें चल ही रही होती हैं। सरला के घर विमला का आना होता है और विमला के आने के साथ ही सरला विमला से कहती है, आजा विमला, तुझे भी अपने बेटे की शादी के लड्डू खिलाऊं। हाँ, वो भी खा लूंगी, लेकिन मैं तो ये कहने आई थी कि वो जो कुत्ता नहीं था अपनी गली में रहा करता था, उसे कांता की बहू ने ही जहर दे दिया, क्योंकि वो ये देख रही थी कि इससे चूहे मर सकते हैं तो कुत्ता क्यों नहीं। बता, क्या बिगाड़ा था उस कुत्ते ने उसका? अरे, बहुत समय पहले कांता की बहू को उसी कुत्ते ने काट लिया था, जिस वजह से उसने उसे जहर दे दिया। अब सरला को ये पता चल जाता है कि कुत्ता तो जहर की वजह से मरा था, लेकिन अब विमला भी ये जानने के पीछे लगी थी कि वो केले के पेड़ जिससे माला की शादी हुई थी वो गिरा तो गिरा कैसे। उसके लिए जब सरला अपने ही गार्डन में जाती है तो वो देखती है कि केले के पेड़ के नीचे दीमक लगी हुई थी जिससे वो गिर गया था, जिसे देखकर सरला खुद से कहती है, अगर इसे मैं नहीं देखती तो ना जाने मेरे भी मन में क्या क्या चल रहा होता। वहम की कोई सीमा नहीं है। इस तरह मांगलिक दोष वाली बहू के शादी के लफड़े होते हैं, लेकिन अंत में सबको पता चल जाता है कि माला तो मांगलिक है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।